नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे और इस दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि इन दिनों परियोजनाओं को और इनका जो लक्ष्य है वो सरकारी कामों में तेजी लाने का है। कहा गया है कि सरकार के प्रोजेक्ट्स बरसों तक लटके नहीं बल्कि समय पर पूरे हों और सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान है। और अब तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। पीएम मोदी ने कहा है कि वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों की निशानी है। पीएम ने कहा कि मुझे याद है कि शिलान्यास के समय मैंने इनोवेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार की जरूरत पर बल दिया था और आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर आ चुके हैं। लगातार सुधार कर रहे हैं और ये दोनों ही व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी हमारी शासन विधि में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी आकांक्षा को बदलती है। आपको बताते हैं कि वाणिज्य भवन के शिलान्यास के दिन हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की जरूरत पर चर्चा की थी और आज जब इस भवन का लोकार्पण हो रहा है तब तक 32,000 से अधिक अनावश्यक कॉम्प्लायंसेस को हटाया जा चुका है। और इस बीच आगरा पहुंची एक पर्यटक ने दिखाया है ताजमहल की खूबसूरती के पीछे का दृश्य। दरअसल आपको बता दें कि सैंड इमोजी के साथ धन्यवाद मनुष्य लिखा गया। ताजमहल खूबसूरती का एक प्रतीक है। विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल को देखने के लिए हर रोज हजारों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। ताजमहल के दीदार करने के बाद बेकरारी से उनके हाव भाव में ये नजर आता है और जब भी कोई ताजमहल का दीदार करता है तो उसके मुंह से बाताज निकलता है। लेकिन ताजमहल के पीछे बह रही यमुना के किनारे प्रदूषण इतना अधिक है कि अगर कोई पर्यटक इसे देखता है तो वो आगरा की गलत छवि भी अपने साथ लेकर जाता है। ताज के पीछे बह रही यमुना में पानी की कमी है, लेकिन इसके किनारे पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है जो कि ताजमहल और आगरा की स्मार्ट छवि पर दाग लगा रहा है। मणिपुर की पर्यटक युवती ने यमुना के पीछे एक फोटो खींचकर उसे ट्वीट कर दिया है। इस फोटो के बाद से ही हड़कंप मच गया और आज सुबह ही नगर निगम की कई टीमें मौके पर पहुंची और विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। भारत की एक लड़की है 10 या 11 वर्ष की और बड़ी फेमस लड़की है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। दूसरा विषय ये कि जो उन्होंने फ़ोटो डाली है वो एक सच्चाई बयां कर रही है और कहीं ना कहीं ये हम लोग इससे जूझ भी रहे हैं। ये फ़ोटो वैसे कल की नहीं है, ये फ़ोटो थोड़ी पुरानी है। होता यह है कि गर्मियों के समय पानी जब नीचे उतरता है तो नदी में जो भी पॉलीथीन वगैरह है वो तट के पास आके वहाँ इकट्ठा हो जाती है। उसके लिए निरंतर हम लोग पर डे अपनी जो सफाई टीम है उसके माध्यम से उसकी क्लीनिंग भी कराते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास आगरा में कर भी रहे हैं और यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट भी हमने मैसिव वर्क मामला फतेहपुर जनपद के खागानगर के मानूकापुरवा स्थित नए रोडवेज बस स्टैंड स्थापित होने का है, जहां लोगों को इस बस स्टैंड स्थापित होने की वजह से काफी खुशी मिली है और नगर में लगने वाले जाम से भी राहत मिली। दरअसल आपको बता दें, खागानगर के रोडवेज बस स्टैंड में यात्रियों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध होने से यात्रियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी है। रोडवेज बस स्टैंड में यात्रियों को हर समय ठंडा पानी और बैठने के लिए सीट और शौचालय और रोशनी की व्यवस्था मौजूद है। बस स्टैंड में फतेहपुर परिवहन विभाग द्वारा एक बाबू की नियुक्ति भी की गई है जो बसों का संचालन नियमित करवा रहा है। तो यात्रियों को यात्रा करते समय किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो उस समस्या का निराकरण भी स्टैंड पर मौजूद बाबू करवाता है। और इस बीच पीलीभीत के गजरौला थाना इलाके में एक तेज रफ्तार डीसीएम पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गई। इस दौरान एक हादसा हुआ और इसी हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की भी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। इस हादसे में जहां 10 लोगों की मौत हो गई तो करीब 6 लोग घायल बताए गए। घायलों में से 2 की हालत काफी गंभीर है और मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के गजरौला थाना इलाके में एक तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है
और हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों में से एक की हालत इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है, जिसे बरेली रेफर कर दिया गया। सुबह करीब 4 बजे ये भीषण हादसा हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि हरिद्वार से गंगा स्नान करने के बाद शाम को 5 बजे गोला के लिए वापस लौट रहे थे श्रद्धालु, जब श्रद्धालु से भरे टाटा एस गाड़ी पेड़ से टकरा गई। घायलों ने बताया है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यह हादसा गुरुवार को आसाम हाईवे पर गजरौला कस्बे के पास हुआ है। मौके पर 8 लोगों की मौत हुई और 2 दर्जन लोगों का इलाज जारी है। इस दौरान अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 7 लोग हादसे में घायल भी बताए गए, जिसमें से एक व्यक्ति को बरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। 6 लोगों का इलाज अभी भी पीलीभीत जिला अस्पताल में ही जारी है। जिलाधिकारी ने इस दौरान बताया कि हरिद्वार से गोला वापस आते समय गजरौला के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कानपुर सागर हाईवे पर मौदहा के मरकाव गांव के पास बुधवार की शाम 5 बजे लोडर और ऑटो के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल बताए गए। आपको बताते चलें कि इनमें से 2 की हालत इस वक्त गंभीर है। मरने वालों में पिता और बेटी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक जताया। साथ ही उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हादसे की वजह से बिना डिवाइडर वाले रास्ते पर लापरवाही से ओवरटेक करना इस वजह बताया जा रहा है। ऑटो चालक मोधा से सवारियां लेकर सुमेरपुर जा रहा था। उधर जिला मुख्यालय से एक आम लाद कर एक लोडर मौदा की ओर जा रहा था। इसी बीच मरकाव गांव के पास दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। ऑटो के पर खच्चे उड़ गए और लोडर पलट गया। इस हादसे में ऑटो सवार और बिहार के छपरा निवासी समेत लोगों की मौत हो गई है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विधायक ने सीएचसी पहुंचकर घायलों का हालचाल भी लिया है। और इस बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद तबाही मच गई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्यों में बुरा हाल है, जबकि एक तरफ असम बाढ़ से जूझ रहा है। पूरा असम बाढ़ की वजह से पानी में डूब चुका है, तो वहीं सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी है। जबकि महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश का हाल बेहाल है। यहाँ बहाव इतना ज्यादा है कि खड़े हो पाना भी मुश्किल है, क्योंकि गाड़ियां तक बह चुकी हैं। दरअसल असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। गांव दरिया बन चुके हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बताया जा रहा है कि गांव में पानी में डूब चुके हैं ये गांव, और राहत और बचाव के लिए भी सेना कमान संभाल चुकी है। पर असम के चिरांग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। जवान इन लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं। एक एक कर जवानों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चिरांग ही नहीं बल्कि असम के ज्यादातर जिलों में कमोबेश यही हाल है। बोंगाई गांव में भी घरों में पानी घुस चुका है। पानी के बीच पूरा परिवार कैद हो गया और इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा जो पानी में ना डूबा हो। आपको ये भी बता दें कि लोगों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या खाने पीने के सामान को लेकर है। असम में बाढ़ की बदहाली को देखकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने भी नागांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए। और इस बीच देश में बीते 24 घंटे में 13,313 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान करीब 38 मरीजों की मौत हो गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार देश में दैनिक संक्रमण दर फिलहाल 2.03% है। स्वास्थ्य मंत्री ने बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों की कोर टीम के साथ आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी बुलाई। तो वहीं गुरुवार की सुबह अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई। किसी ने भी उभरते हुए वेरिएंट या सब वेरिएंट की संभावना की जांच करने और संक्रमण के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रॉन और इसके पीछे के जो वेरिएंट हैं, मुख्य रूप से BA.2 और BA.2.38 कोविड के मामलों में मौजूदा बढ़त कम है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट और सरकार बचाने को लेकर चल रही उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मुंबई का दौरा किया।
इसी बीच इस मामले पर मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली और कहा कि जो लोग मध्य प्रदेश में खुद अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो महाराष्ट्र में सरकार बचाने गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। कमलनाथ पर इस दौरान उन्होंने तंज भी कसा। कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र भेजा है जो मध्य प्रदेश में खुद अपनी सरकार नहीं बचा पाया। ऐसे में वो क्या महाराष्ट्र की सरकार को बचा पाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर यह टिप्पणी कसते हुए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अपनी खुद की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बचा पाए वो महाराष्ट्र की सरकार को बचाने जा रहे हैं। ये अजब गजब कांग्रेस है और ये कांग्रेस क्या कभी आपका भला कर सकती है? ये भला नहीं करती बल्कि अंतिम सांसें गिन रही है। दरअसल बुधवार की देर शाम को शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जनसभा में कहा कि हमने जितने काम उज्जैन में किए क्या कभी वो कांग्रेस ने किए थे, बल्कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उज्जैन में तो अभी और भी विकास होना है। उज्जैन एजुकेशन हब बनेगा, क्लीन सिटी उज्जैन होगा, ग्रीन सिटी उज्जैन और उज्जैन स्मार्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध किया जाएगा। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, हरिद्वार के ज्वालापुर में स्थित होटल रॉयल वृंदावन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कई राज्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ताजमहल और हिमाचल प्रदेश के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें विभिन्न योजनाओं का और महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव का विषय व्याख्यान होगा। कार्यक्रम में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो आज हरिद्वार के दौरे पर रहीं। एक महिला जनसभा को उन्होंने इस दौरान संबोधित किया और मुख्य अतिथि के रूप में वो सुमन नगर में गोकुल वाटिका पहुंची। यहां पहुंचने पर महिलाओं और क्षेत्रवासियों ने बहुत बहादुरी के साथ जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उनकी बहादुरी के जयकारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान फूल मालाओं और पुष्प के गुच्छों के साथ उन्हें भेंट कर स्वागत किया गया है। सायरा बानो की 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई के बाद ही 3 तलाक का मुद्दा राष्ट्रीय मसला बन पाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ये कानून में बदल गया था और अब 3 तलाक जैसी कुप्रथा गैर कानूनी है। 3 तलाक के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर देश भर में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो को उत्तराखंड की सरकार ने सम्मान भी दिया है। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने सायरा बानो को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया। साथ ही साथ राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें दिया गया। सायरा बानो राज्य मंत्री महिला आयोग ने 3 तलाक पर रोक के फैसले पर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा यह भी गया कि महिलाओं की समानता के लिए मोदी सरकार का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सदियों से 3 तलाक की जो कुप्रथा है वो पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को अब एक नया न्याय मिला है। सायरा बानो ने यह भी कहा कि महिला समानता उन्हें उत्पीड़न से बचाने की आज तक की सिर्फ कोरी बात थी, लेकिन अब पहली बार मोदी सरकार ने महिलाओं को सिर उठाकर जीने का रास्ता प्रशस्त किया है। और इस बीच कानपुर देहात में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद से विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि न्याय न मिलने की वजह से बुजुर्ग ने तहसील परिसर में ही फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि समय रहते सुरक्षाकर्मी ने बुजुर्ग किसान को फांसी लगाता देख वहां दौड़कर उसकी जान बचाई है। इसके बाद बुजुर्ग को बचाया जा सका। और आपको ये भी बता दें कि आए दिन बुजुर्ग तहसील के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा था, ना ही उसे न्याय मिला। तो वहीं इस घटना से तहसील के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। मामला तहसील सिकंदरा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर इस बुजुर्ग ने अधिकारियों की लापरवाही से परेशान होकर परिसर में ही आत्महत्या करने की कोशिश की है। और इस वक्त देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद तबाही मची है। पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्यों में बुरा हाल है। एक तरफ जहां असम है जो बाढ़ से डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ सेना और राहत कार्य बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है। और इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। ये बहाव यहाँ पर इतना ज्यादा है कि खड़े हो पाना भी मुश्किल है। गाड़ियां तक बह चुकी हैं और असम में भी आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। गांव दरिया बन चुके हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हुई।
गांव-गांव में पानी में डूब चुके हैं लोग और राहत और बचाव के लिए सेना कमान संभाल चुकी है। इस बीच असम के चिरांग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच खड़े भारी संख्या में लोगों को देखा जा सकता है और इन लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। जवान इन लोगों के लिए किसी राजदूत से कम नहीं। एक एक कर जवानों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चिरांग नहीं बल्कि असम के ज्यादातर जिलों में कमोबेश यही हाल है, क्योंकि बोंगई गांव में भी घरों में पानी घुस चुका है। पानी के बीच पूरा परिवार कैद होता दिखा और इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जो पानी में ना डूबा हो। लोगों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या खाने पीने को लेकर है। असम में बाढ़ की बदहाली देखने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने नागांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए। और यूपी के आगरा में लॉटरी में मुनाफे का लालच देकर लाखों की चपत लगाने का मामला सामने आया। शहर के शाहगंज इलाके के प्रकाश नगर में एक लॉटरी संचालक ने लोगों को मुनाफे का झांसा दिया और लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। इस शख्स पर आरोप लगा कि पहले तो इसने लोगों को मुनाफे का झांसा दिया, लाखों रुपए जमा कर लिए, लेकिन जब इससे पैसे वापस मांगे गए तो टालने लगा। लेकिन अब वो अपने घर पर फरार हो गया है और बताया जा रहा है कि विकास कुमार ने शिकायत की कि उनके मोहल्ले के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने लॉटरी संचालन का काम किया। साल 2019 में लोगों से संपर्क किया गया और कोई 52 सप्ताह की स्कीम बताई। लोगों को झांसा दिया गया कि इस स्कीम के तहत हर हफ्ते 500 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए जमा कराएं और इसकी अवधि पूरे होने पर 10% के हिसाब से रकम बढ़ाकर मिलने की बात कही गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लोग मजदूर वर्ग के हैं और इन लोगों ने लॉटरी संचालक के झांसे में आकर हर हफ्ते 500, 1000 और 2000 रुपए जमा करने शुरू किए। उसने हर व्यक्ति को एक डायरी दी थी जिसमें वो हर बार की रकम लिखते थे। इसके बाद साल 2020 में कोरोना काल के दौरान लोगों का काम बंद हो गया, लेकिन ये स्कीम अभी भी चलती रही और स्कीम के तहत लोग पैसे देते रहे। फिर करीब 52 सप्ताह का समय पूरा होने के बाद जब पीड़ित ने अपनी रकम ब्याज सहित वापस मांगी तो ये शख्स उसे टालने लगा। हर बार एक नया बहाना बनाकर लोगों को वापस लौटा दिया जाता और अब बताया जा रहा है कि आरोपी अपने घर से भी फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब हर दिन अस्पतालों में भर्ती 10 मरीजों से बातचीत करेंगे और फोन पर बात करके वो मरीजों का हालचाल जानेंगे। दरअसल इस योजना का नाम स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा रखा गया है। यूपी सरकार की कोशिश है कि मरीजों से फीडबैक मिले और फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। डिप्टी सीएम पाठक के पास स्वास्थ्य विभाग है और उन्होंने मरीजों से संवाद का काम शुरू भी कर दिया है। इससे वो लोगों से तरह तरह के सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। खबर अब रायबरेली से है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार टैंकर ने एक बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल मृतक युवक की पहचान उसके आधार कार्ड से हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने टैंकर और चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मृतक अवस्था में एक नवयुवक लगभग 25 वर्ष का, जिसका नाम अमृत लाल है, शायद पुलिस वाले बता रहे हैं, तो वो मृतक अवस्था में यहाँ लाया गया है, जिसको कि रोड एक्सीडेंट हुआ है। किस थाने का मामला है ये और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे